आज हम ब्रिटिश संविधान की एक अनोखी, एक विशिष्ट विशेषता, एक विशेष लक्षण अभिसमय, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभिसमय या विवेक व संयोग का तत्व जो ब्रिटिश संविधान का एक अनूठा लक्षण है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस पर पूरा संविधान आधारित है, जिससे पूरा संविधान संचालित होता है, अभिसमय। जेनिंग्स ने एक बार ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में ये कहा था कि संविधान स्वयं कार्य नहीं करता है, वह मनुष्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये राष्ट्रीय सहयोग का साधन है और सहयोग की भावना उतनी ही आवश्यक है जितना कि सहयोग का साधन। संवैधानिक अभिसमय उस सहयोग की प्राप्ति के लिए विस्तृत किए गए नियम हैं। ये जेनिंग्स ने ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कहा था। अभिसमय है क्या? समय के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई हैं जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो भी सहर्ष उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिसमय कहा जाता है। एक बार ध्यान से सुने। समय के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई हैं जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो भी सहर्ष उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिसमय कहा जाता है। वस्तुतः ये ब्रिटिश संविधान का अलिखित भाग है। ब्रिटिश संविधान का अलिखित भाग है, किंतु वे संविधान को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। इनके संदर्भ में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि संविधान के अलिखित नियम अभिसमय है। अभिसमय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन्हें संविधान का अलिखित नियम कहा जा सकता है। डाइसी ने इन्हें संवैधानिक अभिसमय की संज्ञा दी है। एंसन ने इन्हें संवैधानिक परंपराएं कही है। प्रोफेसर ओग ने अभिसमय को इस प्रकार परिभाषित किया है। ओग की जो परिभाषा है वो आप सुने। अभिसमय उन समझौतों, आदतों या परंपराओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहलाते हैं, किंतु व्यवहार में वे बड़ी से बड़ी सार्वजनिक शक्तियों के दिन प्रतिदिन के संबंधों एवं कार्यों के ज्यादातर भाग का नियमन करते हैं। इसी संदर्भ में डायसी का एक मत है, अभिसमय वे सिद्धांत या व्यवहारिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, मंत्रियों और दूसरे पदाधिकारियों के कार्य का नियंत्रण करते हैं, पर वास्तव में वे कानून नहीं हैं। ये कानून से भिन्न नैतिक नियम माने जाते हैं। इनके पीछे नैतिक बल होता है। ये स्वस्थ राजनीतिक व प्रशासनिक जीवन के लिए आवश्यक है। ये संवैधानिक पवित्रता का गुण है। कानून की तरह ही इनके साथ भी संवैधानिक पवित्रता की भावना जुड़ जाती है। अभिसमय की उत्पत्ति संविधान को पूर्ण, नवीनतम और व्यवहारिक बनाने के लिए होती है। अभिसमय संविधान के ढांचे को जनता की राजनीतिक विचारधारा व अभिलाषा के अनुसार मोड़ देते हैं। उदाहरण की हम बात करें, एक उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान का ढांचा राजतंत्रीय है, किंतु अभिसमयों ने उसे लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अभिसमय कानून विशेष की जो रिक्तता है, जो गैप है, उसको भरते हैं। यहाँ थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभिसमय, कानून, अभिसमय एक पक्ष, दूसरा पक्ष कानून या विधि, क्या एक है या दोनों में अंतर है? अभिसमय और कानून या विधि दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। जैसे निर्माण की पद्धति का अंतर है। कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, परंतु अभिसमय का निर्माण लंबी विकास प्रक्रिया द्वारा होता है। अर्थात जब शासन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो पूर्व उदाहरण के रूप में उसे अपनाने की प्रथा एवं परंपरा जन्म लेती है। कालांतर में ये प्रथा या परंपरा अभिसमय कहलाती है। उनके बाह्य रूप में भी अंतर पाया जाता है। कानून सदैव लिखित रूप में होते हैं, जबकि अभिसमय सदैव ही अलिखित रूप में होते हैं। इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटिश जो संविधान है, उसे अलिखित कहा गया है, परंतु वो अभिसमय से संचालित होता है और अभिसमय सदैव ही अलिखित रूप में होते हैं, क्योंकि वो तो एक, उनका निर्माण तो एक लंबी विकास प्रक्रिया की कहानी होता है। स्पष्टता और सुनिश्चितता का भी अंतर दोनों में पाया जाता है। कानून लिखित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट एवं सुनिश्चित होते हैं, जबकि अभिसमय विकसित, अनिर्मित,
तथा अलिखित होने के कारण कानून की तुलना में कम स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। संशोधन का भी अंतर है दोनों में। कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, संसद ही उनमें परिवर्तन कर सकती है, किंतु अभिसमयों का निर्माण विकास की प्रक्रिया द्वारा होता है और इसलिए उनमें संशोधन अथवा परिवर्तन भी समय के साथ स्वतः ही विकास की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा होता है। कानून राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संबंधित होते हैं, जबकि अभिसमय समाज की राजनीतिक नैतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। यानी कानून राज्य की प्रभुत्व शक्ति से सीधा संबंध रखते हैं, जबकि अभिसमय समाज की जो राजनीतिक और नैतिक शक्ति होती है उससे सीधा संबंध रखते हैं। इनकी पालना को लेकर भी अंतर है। कानूनों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, अतः किसी व्यक्ति द्वारा कानून के उल्लंघन होने पर उसे न्यायपालिका द्वारा सजा दी जाती है। कानून की पालना के पीछे दंड का भय है, वह मौजूद रहता है। कानून का पालन अनिवार्य होता है, किंतु अभिसमयों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अभिसमय के उल्लंघन पर न्यायपालिका उसे दंड नहीं दे सकती। वस्तुतः ये ध्यान रखने वाली बात है, अभिसमयों के पीछे समाज की राजनीतिक नैतिक शक्ति रहती है, इसलिए अभिसमयों की पालना उनकी राजनीतिक नैतिक उपयोगिता के आधार पर की जाती है, किसी कानूनी बाध्यता के कारण नहीं। अंतर है दोनों में, इसका मतलब नहीं कि अलग है। दोनों में घनिष्ठता भी है, दोनों में संबंध भी है। अभिसमय और कानून दो भिन्न धारणाएं हैं, उनमें पर्याप्त अंतर हमने देखा, परंतु इसके साथ यह भी एक सत्य है कि ब्रिटिश राज व्यवस्था में अभिसमय और कानून दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। वास्तविकता यह है कि मात्र तकनीकी और सैद्धांतिक आधारों पर ही इनमें अंतर किया जाता है, अन्यथा व्यवहार में अभिसमय एवं कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता है। यहाँ जेनिंग्स का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कानून है और क्या अभिसमय है? क्या कानून है और क्या अभिसमय है, ये केवल उन्हीं को मालूम है जिनका विशिष्ट कार्य ही इनको जानना है। साधारण जनता के बड़े भाग के लिए ये जानने का कोई महत्व नहीं है कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों द्वारा मान्य है अथवा नहीं। व्यवहार में अभिसमय एवं कानून में घनिष्ठता स्थापित करने वाला तथ्य ये है कि अभिसमय कानून के आधारभूत लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हैं। ब्रिटिश कानून का मुख्य लक्ष्य है ब्रिटिश राज व्यवस्था के कुशल संचालन की व्यवस्था करना, और व्यवहार में अभिसमय इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस दृष्टि से अभिसमयों ने ब्रिटिश कानून के अनुपूरक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कानूनों के जो अंतराल हैं, यानी जो कमियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको भरकर उन्हें अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाया है। अभिसमयों की व्यवहारिक उपयोगिता के कारण ही जहां एक और अभिसमय और कानून में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ है, वहां ही दूसरी ओर अभिसमयों को कानून की तरह ही जन स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। अभिसमयों का पालन किया जाता है क्योंकि उनका उल्लंघन होने पर एक तरह से कानून का उल्लंघन माना जाता है। इनके पीछे नैतिक शक्ति होती है, इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। यहाँ ओग व जिंक का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिसमयों के उल्लंघन का अर्थ कानून से टकराव है। इस अनुभूति की तुलना में अभिसमयों के समर्थन का आधार इससे अधिक कुछ अन्य होना चाहिए, ऐसा ही है। स्वयं कानून को बदला जा सकता है। अभिसमयों की पालना के पीछे अंतिम अनुशास्ति की दृष्टि से संभवतः ये अधिक उचित होगा कि हम परंपरा की शक्ति के स्थान पर जनमत की शक्ति पर गौर करें। प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति रहती है इनको। ब्रिटिश जाति का जो रूढ़िवादी स्वभाव है, जो मनोवैज्ञानिक तत्व है, वो इन्हें और मजबूती प्रदान करता है। अभिसमयों में निहित व्यवहारिक उपयोगिता, विकास की कामना, ये इसके बहुत ही उपयोगी तत्व हैं जो इन्हें लागू करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये एक तरह से अभिसमय की संबंध में एक पृष्ठभूमि हुई। अभिसमय क्या है, कानून और अभिसमय क्या एक ही हैं क्या, अभिसमय और कानून में कहीं संबंध है क्या, अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, जब वो लिखित नहीं है, जब उनके पीछे दंड का भय नहीं है तो उनका पालन क्यों किया जाता है। इन सब पर हमने एक समग्र दृष्टि डाली, इनके ऊपर हमने एक चिंतन किया। अब हम इसको क्रमशः एक सिस्टमेटिक तरीके से अभिसमय अर्थात विवेक व संयोग का तत्व है, जो ब्रिटिश संविधान का एक अनूठा लक्षण है, उस पर हम और आगे चर्चा करते हैं।
ब्रिटिश संविधान कई परंपराओं, अधिनियम, अभिसमयों पर आधारित है और ये सब ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह है जिनके आधार पर ब्रिटिश संविधान में के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मुख्यतया अभिसमयों पर आधारित है। भारत, अमेरिका, रूस जैसे देशों के संविधानों की भांति ब्रिटिश संविधान निर्मित नहीं है, वरन यह विकसित है। इसका एक समय विशेष पर, एक निश्चित सभा के द्वारा, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसका धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का आधारभूत स्रोत एवं संसदीय शासन संचालन की प्रेरक शक्ति उसकी अनेक परंपराएं हैं। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान कहा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान के जन्म, जीवन आदि की कहानी वास्तव में अभिसमयों की ही कथा है। मैग्ना कार्टा का महान दस्तावेज संविधान की स्थापना की दिशा में प्रथम प्रयास माना जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा के द्वारा ही परंपरा स्थापित हुई कि राजा कानून के अधीन है और जनमानस के पास कुछ निश्चित स्वतंत्रताएं हैं जिसका सम्मान राजा को करना चाहिए। इसी प्रकार 1628 के पिटिशन ऑफ राइट में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। इन सभी वर्णित संवैधानिक प्रयासों द्वारा धीरे धीरे ब्रिटिश संविधान का विकास होता रहा, और क्योंकि ये सब अभी समय लिखित रूप से स्थापित हैं और इनका पालन शताब्दियों से हो रहा है, तो इनका उल्लंघन संभव नहीं है, क्योंकि अभी समयों की उपेक्षा करने पर लिखित कानूनों का भी उल्लंघन हो जाता है। ये सब अभी समय तर्कसंगत, बुद्धि युक्त व्यवस्थाओं से संबंधित हैं और इनकी राजनीतिक उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। अतः ये जनमत पर आधारित हैं। समय समय पर ब्रिटेन वासियों ने इन अभिसमयों पर आधारित परंपराओं का सम्मान किया है और उन्हें पूरे विश्वास से पालित किया है। कुछ कुछ परंपरा उदाहरण के लिए हम आंक सकते हैं, जैसे राजा मंत्री परिषद की सलाह की उपेक्षा नहीं करता, संसद द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकृत नहीं करता, कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है आदि उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित होते हुए भी सर्वोच्च है और जनता बड़े सम्मान के द्वारा स्थापित कानूनों की पालना करती रही है। इसी संदर्भ में ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक की उपज भी माना जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा से जो संवैधानिक उपबंधों की शुरुआत हुई महज वह एक संयोग ही था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों ने इसको जन्म दिया। इसलिए ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग संयोगवश अचानक परिस्थितियों की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप हुआ, परंतु कुछ हिस्सा विवेक की उपज भी है, क्योंकि समय की मांग और उपयोगिता के कारण कुछ भाग विवेक की उपज कहलाते हैं, जैसे विभिन्न संसदीय अधिनियम जिनके द्वारा ब्रिटिश कॉमन सभा को लोकतांत्रिक बनाया और शक्तियों में वृद्धि की और लॉर्ड सभा को द्वितीय सदन बनाया। इसी प्रकार 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। द्विसदनात्मक संसद का विकास संयोगवश हुआ है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था का विकास संयोग का परिणाम है, परंतु इन सब की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण समय की आवश्यकता और जनता की रुचि के अनुसार करके विवेक के गुण का भी परिचय दिया गया है। इसलिए सर्वसम्मत कथन है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का परिणाम रहा है। इतना ही नहीं, अभी समय है उनकी उपयोगिता, उनका महत्व, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में अद्भुत और विलक्षण है। ब्रिटेन में अभिसमयों की उपयोगिता एवं महत्व की हम थोड़ी सी बात करें तो इस मूल तथ्य से प्रकट होता है कि ब्रिटिश संविधान इनके सहयोग के बिना अपंग है। अभिसमय ब्रिटिश संविधान को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं, इस प्रकार उसे पूर्णता सौंपते हैं। इस संबंध में जेनिंग्स का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान राष्ट्रीय सहयोग का साधन है। संवैधानिक अभिसमय उस सहयोग प्राप्ति के लिए विस्तृत किए गए नियम हैं। संविधान की विभिन्न विशेषताओं का आधार है अभिसमय। संविधान के विकास में अभिसमय सहायक हैं, ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में सहायक हैं। ब्रिटिश संविधान के कुशल संचालन एवं क्रियान्वयन की अभिसमयों के बिना कल्पना ही करना व्यर्थ है। अभिसमयों ने कानूनी संप्रभु यानी राजा और राजनीतिक संप्रभु यानी मंत्रिमंडल एवं जनता द्वारा निर्वाचित लोक सदन के बीच एक समन्वय स्थापित करके संपूर्ण ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में अनुपम सहायता दी है। श्रेष्ठतम सहयोग ये पैदा करते हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए। अभिसमयों ने प्रारंभ से ही शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम स्वरूप प्रदान करने में सहयोग दिया। इन्होंने न केवल ब्रिटिश संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री आदि की संस्थाओं को उत्पन्न किया है,
अपितु इनके कुशलतम संचालन के लिए अलिखित नियमों को भी बनाया है। इस संबंध में हम कई जो अभिसमय हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं। 2-4 की हम बात करेंगे यहाँ। ब्रिटेन में ये अभिसमय है कि किसी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले उस विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इस अभिसमय का लाभ यह है कि संबंधित विधेयक के सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार किया जाना संभव हो जाता है। कहीं किसी विधेयक में कोई कमी तो नहीं रह गई। उस विधेयक को श्रेष्ठतम स्वरूप प्रदान करने के लिए ये 3 वाचन की जो परंपरा है, ये वहाँ का एक बड़ा उदाहरण है। लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेते हैं। यह इस अभिसमय के परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों की श्रेष्ठता बनी रहती है, उसकी एक विशिष्टता बनी रहती है। जैसे लॉर्ड सभा की जिस तरीके से आलोचना होती है, यहाँ ये जो बिंदु है कि न्यायिक कार्यों में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेते हैं, ये लॉर्ड सभा को विभिन्न आलोचनाओं से बचाता भी है, उसे एक विशिष्टता प्रदान करता है। इसके अलावा हम एक बात ये भी बता सकते हैं कि लोक सदन का जो अध्यक्ष है वो निर्दलीय व्यक्ति होता है, उसका चुनाव भी निर्विरोध होता है। इस अभिसमय के कारण लोक सदन के संचालन में अध्यक्ष अधिक तटस्थ रहता है और सरकारी जो दल है, सत्ता पक्ष जो है या विरोधी दल है, उसके बीच अनावश्यक विवाद नहीं होता, उनके बीच खींचतान नहीं होती है। इसके अलावा ब्रिटेन में आदेश अभिसमय भी प्रचलित है। आदेश अभिसमय, इस अभिसमय की मदद से राष्ट्रीय महत्व के विवादास्पद प्रश्नों पर आम जनता यानी मतदाता का निर्णय मालूम किया जाना संभव होता है। अभिसमयों ने सदैव ही ब्रिटिश संविधान के कानूनी ढांचे को लगातार बदलते सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में सहयोग दिया है। ब्रिटिश संविधान के विकास एवं क्रियान्वयन के साथ ही उसकी शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम स्वरूप अभिसमयों द्वारा प्रदान किया गया है। केसी वहियर का एक मत है कि अभिसमय शासन व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुसार लचीली एवं परिवर्तनशील बनाए रखते हैं। सर विलियम होल्डवर्थ ने कहा है कि प्रथम, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि व्यवहार में संविधान किस प्रकार कार्य करता है तो हमें इन्हीं अभिसमयों की ओर देखना पड़ेगा। द्वितीय बात, ये अभिसमय ही सुनिश्चित करने के लिए सदैव निर्देश देते हैं कि संविधान अपने समय के प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार में लागू है। अर्थात हमने आज ये देखा कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय अर्थात जो संविधान में विवेक व संयोग का तत्व पाया जाता है, जो उसकी एक विशिष्टता है, एक विशेष लक्षण है, तो उसकी एक समग्र हमने पृष्ठभूमि कि अभिसमय क्या है, अभिसमय और कानून में क्या अंतर है, क्या दोनों में संबंधता है, अभिसमय क्या है, इनका पालन क्यों किया जाता है, इनकी क्या महत्ता है ब्रिटिश संविधान में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, उसके शासन संचालन में, इन सब पर हमने चर्चा की। अब इसके बारे में अभिसमय के संबंध में जो अन्य बिंदु हैं हम वो आगे के व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।